सीडीसी यहाँ से 25 मील की दूरी पर है, बस हम सब वहां पर आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। पर शेन कहता है कि हमें फोर्ट बिगिनिंग के आर्मी बेस में चले जाना चाहिए, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में 100 मील्स की दूरी पर है। वहां ज्यादा सेफ होगा, दोनों जगहों पर खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। पर रिक का मानना होता है कि फोर्ट बिगिनिंग अब तक लोगों से भर गया होगा। इतना ही नहीं, सीडीसी में ज्यादा सुरक्षा है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक या फिर टेररिस्ट अटैक के वक्त सबसे पहले सीडीसी को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी बीच डेरिल जिम को मारने जाता है, लेकिन रिक उस पर गन तान देता है कि देखो अभी ऐसा कुछ मत करो। शेन भी रिक को ही सपोर्ट करता है, तब जाकर डेरिल अपना वेपन फेंक देता है। इसके बाद रिक जिम को वैन के अंदर के बेडरूम में भेजता है। दूसरी ओर डेल एंड्रा को बताता है कि मेरी पत्नी कैंसर पेशेंट थी, मैं उसे हर कैंसर स्पेशलिस्ट के पास लेकर गया, लेकिन वो पहले से ही अपना अंत स्वीकार कर चुकी थी। जब वो मर गई थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि उसके साथ बिताया हुआ हर पल एक धोखा था मेरा। तभी एंड्रिया भी स्माइल करके एक पिंक टिश्यू पेपर में लपेटा हुआ मरमेड नेकलेस निकालती है। फिर वो एमी को हैप्पी बर्थडे कहकर उसे नेकलेस पहनाती है। दूसरी ओर डेरिल मरे हुए ज़ॉम्बीज के सर पर कुल्हाड़ी मारता रहता है, और जब वो एड के सर पर मारना चाहता है तो करोल उसको रोक देती है और कहती है इसे तो मैं मारूंगी। ये कहकर वो कुल्हाड़ी उठाकर एड के सर पर लगातार वार कर जाती है। वो कई सालों से एड के जुल्म सह रही थी और अब अपना सारा गुस्सा आज निकाल रही होती है। यहाँ एंड्रिया एमी से माफी मांगती है और फिर उसके सर पे शूट कर देती है। क्या करती बेचारी। डेरिल लाशों को जला देना चाहता है, लेकिन लॉरी कहती है हमें सबको शोक मनाने का वक्त तो देना ही चाहिए, फिर हम लाशों को दफना देंगे, उनको जलाना ठीक नहीं होगा। यहाँ वैन के अंदर जिम को थोड़े अजीब विजुअल्स दिखते हैं। वो देखता है कि उसकी बाइक से खून निकल रहा है और कई लोग मरे पड़े हुए हैं। बाहर फिर मरे हुए लोगों का फ्यूनरल होता है। डेल एमी की लाश को एक कब्र की ओर लेकर जाता है, लेकिन एंड्रे उसे रोक देती है। यहाँ वैन के अंदर जिम खांसता है तो खून निकल जाता है। रिक कहता है कि हम तुम्हें सीडी से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर शेन लॉरी से कहता है कि तुम रिक को कन्विंस करो कि सिटी से जाने का फैसला गलत है। पर लॉरी साफ कह देती है कि देखो हम रिक के प्लान के मुताबिक ही चलेंगे, तुम पुरानी बातें भूल जाओ। इनकी बातचीत सुनकर रिक को लगता है कि मेरी गैर हाजिरी में इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा। बात भी सही हुआ तो था। इसके बाद रिक, शेन और डेल जंगल के अंदर जाकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना चाहते हैं। शेन तो फिर से रिक से कहता है कि देखो सीडीसी जाना ठीक नहीं है, पर रिक तो अपने फैसले पर बिल्कुल अड़िग रहता है। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आती है। अब सभी अपनी गन्स लेकर अलग अलग दिशाओं में चेक करने जाते हैं। शेन अपनी गन उठाता है तो उसका एम रिक पर पड़ जाता है और वो गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड्स के लिए बिना हिले खड़ा रहता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है और उसका फोकस टूट जाता है। फिर वो अपनी गन फेंक देता है नीचे। लेकिन इसी बीच वो नोटिस करता है कि डेल उसे देख रहा था। यहाँ कैंप में लौटकर शेन सबको बताता है कि हमें रिक का फैसला मान लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ही भलाई है। हम कल सुबह सीडीसी की ओर निकलेंगे। सुबह होते ही रिक मॉर्गन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि हम सीडीसी जा रहे हैं, हम वहां का रूट मैप हमारी रेड कार पर टेप से चिपका कर जाएंगे, ताकि तुम और तुम्हारा बेटा मैप को फॉलो करके सीडीसी पहुंच सके। अब यहाँ शेन सबको इंस्ट्रक्ट करता है कि सभी को एक साथ रहना होगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। तभी मॉरल्स बताता है कि मेरी फैमिली सीडीसी नहीं जाएगी, बल्कि हम बर्मिंघम जा रहे हैं, जहां मेरी वाइफ के पेरेंट्स रहते हैं, बस फाइनल। इसके बाद रिक मॉरल्स को .357 मैग्नम रिवॉल्वर देता है। फिर मॉरल्स की बेटी करोल की बेटी सोफिया को अपनी गुड़िया देकर अपनी फैमिली के पास लौटाती है। फिर वो सभी मॉरल्स की फैमिली से विदा लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ वैन के अंदर जिम की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। रास्ते में तो एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वैन का रेडिएटर होज फट जाता है। फिर शेन और टीडोग उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने निकल जाते हैं। जिम कहता है कि मुझे यहीं छोड़कर तुम लोग सीडीसी चले जाओ, मुझसे देखो तुम सबको खतरा है, मैं कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता हूँ। लेकिन दोस्तों उसके साथी उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहते थे। जिम बार बार विनती करता है और फिर फाइनली उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। वो जिम को एक पेड़ के पास छोड़ देते हैं। जैक्वे तो उसके गाल पर किस करती है और अपना सफर जारी रखते हैं। फिर ये लोग किसी और जगह पर एक वीडियो मॉनिटर पर एक आदमी दिखाई पड़ता है। इसका नाम है डॉक्टर जेनर। वो बताता है कि इस वायरस आउटब्रेक के 194 दिन हो चुके हैं और 63 दिन पहले ये इन्फेक्शन दुनिया भर में फैल गया था। फिर वो एक बायोहजार्ड सूट पहनकर अपनी लैब में पहुंचता है। साथ ही एक टिश्यू पेपर निकालता है जिस पर TS19 लिखा है। सैंपल निकालकर वो एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसी दौरान वो गलती से सैंपल पर एक लिक्विड गिरा देता है। तभी एक अलार्म बजता है और उसे अलर्ट करता है कि एयर क्वालिटी टॉक्सिक हो गई है। वो तुरंत एक डिकंटामिनेशन चैम्बर में जाता है और अपना सूट निकाल देता है। साथ ही एयरलॉक की सेफ्टी के बीच अलर्ट मैसेज सुनता है कि फुल डिकंटामिनेशन शुरू हो गया है। वो परेशान हो जाता है कि उसका सैंपल अब किसी काम का नहीं रहा। वो जगह पूरी तरह जलने लगती है। अब जेनर बताता है कि मेरे सारे टेस्ट सैंपल्स मिट चुके हैं, इसलिए मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। लेकिन मरने से पहले वो जी भर के शराब पीना चाहता है, उसकी आखिरी ख्वाहिश। यहाँ दिखाते हैं दोस्तों दूसरी ओर तो रिक और उसके साथी शाम को सीडीसी पहुंच जाते हैं। वहाँ कई 100 लाशें पड़ी होती हैं। फिर वो मेन बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जो पूरी तरह से बंद होती है। सिक्योरिटी मॉनिटर के जरिए जेनर उनको देख लेता है। बाहर तो ज़ॉम्बीज़ इनको सेंस कर लेते हैं कि अंदर कोई पक्का है। शेन कहता है कि अभी भी वक्त है, हम फोर्ट बेनिंग जा सकते हैं।
एंड्रिया कहती है कि देखो फ्यूल बिल्कुल खत्म हो गया है और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, हम वहां तक जाएंगे कैसे। लॉरी भी घबरा जाती है लेकिन रिक उसे समझाता है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, प्लीज कोऑपरेट करो, तुम शांत हो जाओ। जेनर तो बड़बड़ाता है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। रिक फिर सिक्योरिटी कैमरा का मूवमेंट नोटिस कर लेता है और मेटल डोर्स पर पीटने लग जाता है। वो चिल्लाता है कि हमें प्लीज अंदर अलाउ करो। इतने में दोस्तों ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर लेते हैं और तब दरवाजा खुलता है। अंदर से एक तेज रोशनी आती है। फिर यहाँ फ्लैशबैक में इस आउटब्रेक की शुरुआत का सीन दिखाते हैं। एक्चुअली शेन रिक से मिलने के लिए किंग काउंटी हॉस्पिटल में जाता है। उसने डेप्यूटी शेरिफ का यूनिफॉर्म पहना होता है। वो देखता है कि आर्मी जल्दी जल्दी पेशेंट्स को इवैक्यूएट कर रही है और इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर रहे होते हैं वो लोग। वो यहाँ से रिक को बचाकर ले जाना चाहता है लेकिन उसके शरीर पर कनेक्ट किए हुए ट्यूब्स और वायर्स देखकर वो ऐसा नहीं करता। कुछ प्रॉब्लम होती है उनमें। दरअसल रिक कोमा में है दोस्तों। तभी दो आर्मी सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और शेन रिक के बेड के पीछे छुप जाता है ताकि कोई देख ना पाए। वो रिक को जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तभी पावर ऑफ हो जाती है और सारे मॉनिटर्स बंद हो जाते हैं। वो अपने पार्टनर रिक को किसी भी तरह बचाना चाहता था। फिर वो उसके सीने पर कान रखकर सुनता है पर उसे रिक की धड़कन सुनाई नहीं देती। वो बहुत दुखी हो जाता है कि कहीं रिक मर तो नहीं गया और वो रिक को कमरे में बंद कर देता है। कुछ भारी चीजों से दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। उसको ये लगता है कि उसका दोस्त रिक मारा गया। यहाँ से प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रिक और उसके साथी सीडीसी के अंदर जा चुके हैं। तभी डॉक्टर जेनर आता है और सबका ब्लड टेस्ट करना चाहता है। अब करोल बताती है कि देखो मुझे इन अंडरग्राउंड जगहों से बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे घुटन होती है यहाँ पर जेनर कहता है कि तुम ये मत सोचो कि ये बंद जगह है, आराम से रहो। वो उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। फिर रिक पूछता है कि बाकी डॉक्टर्स कहाँ पर हैं, आप अकेले रहते हैं कि यहाँ पर। जेनर बताता है कि सिर्फ मैं बचा हूँ। इसके बाद वो एंड्रा का खून लेता है